अ कॉन्वर्सेशन अबाउट रेन। अपने मरने का फैसला लेने से भी 19 साल पहले नोरा सीड बेडफोर्ड शहर के हेजल्डेन स्कूल की छोटी लाइब्रेरी में बैठी थी। वह वहां छोटे से टेबल के ऊपर बैठी चेस बोर्ड को घूर रही थी। लाइब्रेरियन मिसेज एल ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, नोरा डियर, अपने भविष्य के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है। मिसेस एल ने अपनी पहली चाल चली। एक शूरवीर सफेद प्यादे की साफ सुथरी पंक्ति पर कूद रहा था। बेशक तुम परीक्षा के बारे में चिंतित होने वाली हो, लेकिन तुम कुछ भी हो सकती हो जो तुम बनना चाहती हो, नोरा। उस सारी संभावना के बारे में सोचो। यह रोमांचक है, हाँ। मुझे लगता है कि यह है। पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। पूरी जिंदगी तुम कुछ भी कर सकती थी, कहीं भी रह सकती थी। कोई ऐसी जगह जहां थोड़ी कम ठंड और नमी हो। नोरा ने एक मोहरे को 2 स्थान आगे बढ़ाया। मिसेस एल्म की तुलना उनकी मां से न कर पाना मुश्किल था, जो नोरा के साथ उसकी एक गलती समझकर ऐसा व्यवहार करती थी जहां पर जबकि उसे सुधार की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, जब वह एक बच्ची थी उसकी मां इतनी चिंतित थी कि नोरा का बायां कान उसके दाएं से ज्यादा बाहर निकल आया था कि वह स्थिति को संभालने के लिए चिपचिपे टेप का इस्तेमाल किया करती थी, फिर उसे ऊनी टोपी के नीचे छिपा दिया करती थी। मिसेस एल ने जोर देकर कहा, मुझे ठंड और नमी से नफरत है। मिसेस एल्म के बाल सफेद और छोटे थे और उसकी कछुआहरी पोलो गर्दन के ऊपर फीका, दयालु और हल्का झुर्रीदार अंडाकार चेहरा था। वह काफी बूढ़ी थी, लेकिन वह पूरे स्कूल में ऐसी व्यक्ति भी थी जो नोरा के साथ काफी हद तक सिंक में थी। और यहाँ तक कि जिन दिनों में बारिश नहीं होती थी, वो तब भी अपना दोपहर का ब्रेक इसी छोटी लाइब्रेरी में बिताती थी। नोरा ने उससे कहा, ठंडापन और नमी हमेशा एक साथ नहीं चलते। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे शुष्क महाद्वीप है। तकनीकी रूप से यह एक रेगिस्तान है। मिसेस एल ने कहा, अच्छा, यह तुम्हारी गली में लगता है। नोरा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह काफी दूर है। मिसेस एल ने कहा, अच्छा, शायद तुम्हें एक अंतरिक्ष यात्री होना चाहिए। आकाशगंगा की यात्रा कर लो। नोरा मुस्कुराई। बारिश दूसरे ग्रहों पर और भी बुरी होती है। मिसेस सेल ने पूछा, क्या बेडफोर्डशायर से भी बुरा? नोरा ने कहा, शुक्र पर यह सिर्फ अम्ल है। मिसेस सेल ने अपनी आस्तीन से एक कागज का टिश्यू निकाला और आराम से अपना नाक साफ करा। देखा, तुम्हारे जैसे दिमाग से तुम कुछ भी कर सकती हो। नोरा ने नोटिस किया कि एक गोरा लड़का जो कि उससे 2 साल छोटा था, बारिश से घिरी खिड़की के बाहर से होकर गुजरा था। जैसे या तो किसी का पीछा कर रहा हो या उसका पीछा किया जा रहा हो। जब से नोरा का भाई उसे छोड़ गया था, वो वहां कुछ बेपरवाह महसूस कर रही थी। वो लाइब्रेरी उसकी दुनिया का एक छोटा सा आश्रय था। डैड समझते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया है। अब मैंने तैरना भी छोड़ दिया है। अच्छा, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में वास्तव में तेजी से तैरने के अलावा भी बहुत कुछ है। तुम्हारे आगे कई अलग अलग संभावित जीवन है। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, तुम एक ग्लेशियोलॉजिस्ट बन सकती हो। मैं शोध करती रही हूँ और तभी फोन की घंटी बजी। 1 मिनट, मिसेस एल ने धीरे से कहा। बेहतर होगा कि मुझे वो मिल जाए। एक क्षण बाद नोरा ने मिसेस एल को फोन पर बात करते देखा। हाँ, वो अभी यहाँ है। लाइब्रेरियन का चेहरा सदमे से उतर गया। वो नोरा से दूर हो गई, लेकिन उस सन्नाटे में उसके शब्द सुनाई दे रहे थे, अरे नहीं, नहीं, हे भगवान। बिल्कुल 19 सालों बाद, द मैन एट द डोर मरने का फैसला करने से 27 घंटे पहले नोरा सीड अपने टूटे फूटे सोफे पर बैठी अन्य लोगों के सुखी जीवन का विचार करते हुए कुछ होने की उम्मीद कर रही थी। और फिर कहीं से वास्तव में कुछ हुआ। किसी ने किसी विशेष कारण से उसके दरवाजे की घंटी बजाई। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि क्या उसे दरवाजे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो वैसे भी पहले से ही अपने रात के कपड़े में थी, भले ही उस समय रात के केवल 9 बज रहे थे। उसने अपने बड़े साइज के एको वरीय टी शर्ट और टैटन पायजामा के बारे में आत्मचेतन महसूस किया। उसने थोड़ा और सभ्य होने के लिए अपनी चप्पलें पहन ली और उसने पाया कि दरवाजे पर एक आदमी था जिसे वो पहचानती थी। वो एक दयालु चेहरे के साथ, लंबा और गठीला और लड़के जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें तेज और चमकदार थी, जैसे वे चीजों के आर पार देख सकती हों। उसे देखकर अच्छा लगा, चाहे थोड़ा आश्चर्यजनक था,
खासकर इसलिए कि उसने स्पोर्ट्स गियर पहना हुआ था और वो ठंड बारिश के मौसम के बावजूद गर्म और पसीने से तर दिख रहा था। दोनों के बीच के इस संयोजन से नोरा ने 5 सेकंड पहले से भी ज्यादा बेकार महसूस किया, लेकिन वह अकेलापन महसूस करती आ रही थी। और चाहे उसने इस बात में विश्वास के लिए पर्याप्त अस्तित्वगत दर्शन का अध्ययन किया था कि अकेलापन अनिवार्य रूप से इस अर्थहीन ब्रह्मांड में इंसानी अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा था, फिर भी उसे देखकर अच्छा लगा। ऐश, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐश हो, है ना? जी हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कुछ हफ्ते पहले वो बैठी अपना इलेक्ट्रिक पियानो बजा रही थी और वो लड़का बैनक्रॉफ्ट एवेन्यू की ओर जा रहा था और उसने उसे यहाँ 33A में खिड़की से देखा था और उसने उसे थोड़ा सा हाथ हिलाकर हेलो किया था। उसने एक बार सालों पहले उसे कॉफी के लिए पूछा था। शायद वो फिर से ऐसा करने वाला था। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा, उसने कहा, लेकिन उसके तनाव भरे माथे को देखकर ये नहीं लगा। वो जब उससे दुकान पर बात करती थी तब वो हमेशा खुशमिजाज दिखता था, लेकिन अब उसकी आवाज में कुछ भारीपन था। उसने अपना माथा खुजलाया। वो कुछ बोलने वाला था पर ठीक से कुछ बोल नहीं पाया। तुम भाग रहे थे? एक व्यर्थ प्रश्न। वो स्पष्ट रूप से दौड़ लगाने ही निकला हुआ था, लेकिन वो क्षण भर के लिए ऐसे ही कुछ कहने के लिए राहत महसूस करता दिख रहा था। हाँ, मैं बेडफोर्ड हाफ कर रहा हूँ। आज ये वो रविवार है। अरे हाँ, अच्छी बात है। मैं हाफ मैराथन करने की सोच रही थी पर फिर मुझे याद आया मुझे दौड़ने से नफरत है। ये उसके मुंह से निकले वास्तविक शब्दों की तुलना में उसके दिमाग में और भी फनी लग रहा था। उसे दौड़ने से भी नफरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी अभिव्यक्ति की गंभीरता को देखकर व्याकुल थी। यह सन्नाटा अजीब लगने से भी बढ़कर कुछ और लगने लग गया था। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास एक बिल्ला है, उसने अंत में कहा। हाँ, मेरे पास एक बिल्ला है, मुझे उसका नाम याद है। वोल्टेयर। एक धारीदार भूरे रंग के बालों वाला बिल्ला। हाँ, मैं उसे वोल्ट बुलाती हूँ। उसे वोल्टेयर नाम थोड़ा दिखावे वाला लगता है। वो ज्यादातर 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दर्शन और साहित्य के जैसा नहीं है। वो काफी डाउन टू अर्थ है। तुम्हें पता है, एक बिल्ले के लिए। ऐश ने नोरा की चप्पलों की ओर देखा। माफ कीजिएगा, मुझे डर है कि वो मर चुका है। क्या वो सड़क के किनारे स्थिर पड़ा है? मैंने उसका नाम कॉलर पर देखा। शायद एक कार ने उसे टक्कर मारी है। आई एम सॉरी, नोरा। नोरा अपनी भावनाओं के अचानक इस बदलाव से इतनी डर गई कि उसने अपना मुस्कुराना जारी रखा, मानो यह मुस्कान उसे उस दुनिया में रख सकती है जिसमें वो अभी थी, जिसमें वोल्ट जिंदा था और जहां यह लड़का जिसे उसने गिटार सॉन्ग बुक्स बेचा था उसने किसी और ही वजह से उसके दरवाजे की घंटी बजाई थी। ऐश, उसे याद था, एक सर्जन हुआ करता था। पशु चिकित्सा का नहीं, एक आम इंसान का। अगर उसने कहा है कि कुछ मर चुका था, तो ये पूरी तरह से संभव है कि वो मर चुका था। मुझे खेद है। नोरा को दुख का जाना पहचाना एहसास हुआ। ये केवल सेराट्रोलाइन दवा ने उसका रोना नियंत्रित किया हुआ था। ओ गॉड, उसने बाहर निकलकर बैनक्रॉफ्ट एवेन्यू के चिकने दरारों वाले फ्रिश के स्लैब्स पर कदम बढ़ाया। वह मुश्किल से सांस ले रही थी और देखा कि बेचारा धारीदार बालों वाला जीव बारिश से चमकती हुई सड़क पर फुटपाथ के बगल में पड़ा है। उसका सिर फुटपाथ के किनारे से खरोचा गया था और उसकी टांगें पीछे की ओर थी, जैसे वो बीच सरपट में किसी काल्पनिक पक्षी का पीछा कर रहा था। ओह वोल्ट, ओह नो, ओह गॉड। वह जानती थी कि उसे अपने दोस्त सम्मान बिल्ले के लिए दया और निराशा का अनुभव करना चाहिए और वह कर रही थी, लेकिन उसे कुछ और स्वीकार करना पड़ा। जैसे ही उसकी नज़र वोल्टेयर की स्थिर और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति दर्द की पूर्ण अनुपस्थिति पर पड़ी, एक ना टाले जाने वाला एहसास उस अंधेरे में पनपने लग पड़ा था। ईर्ष्या।